नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन यानी हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमारा जो वंश है वो है चौहान राजवंश। चौहान राजवंश के बारे में हम लगातार समय से पढ़ रहे हैं। 2-3 क्लासें हमारी हो गई है महत्वपूर्ण, और अब सबसे महत्वपूर्ण क्लास चौहानों की यही है, क्योंकि आज हम चौहानों में हमने सबसे पहले आरंभ किया था सांबर के चौहान, और सांबर के चौहानों को पढ़कर हमने अजयराज चौहान को पढ़ा। अजमेर के है ना, इसी से शाखा निकली अजमेर के चौहानों की। तो सबसे पहले अजयराज चौहान को, उसके बाद रणोराज चौहान को, उसके बाद हमने बिशलदेव चौहान यानी विग्रहराज चतुर्थ को पढ़ा, और उसके बाद हमने सोमेश्वर की भी बात की। और अब अपने यानी परम प्रतापी चौहानों के महान योद्धा, भारतवर्ष के महान योद्धा, मतलब राजस्थान के इतिहास ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के एक महान पात्र जिसके बारे में अब अपन चर्चा करने वाले हैं, वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। साथियों, अपना आज का बिंदु होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कि ये सारी चीजें हमें याद हो जाएं और हमें ऐसा लगे कि हम इनके साथ ही थे। तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी आज का अपना जो बिंदु है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। साथियों, जब भी बात की जाएगी पृथ्वीराज चौहान की तो सबसे पहले हमें इसके शासनकाल की बात पूछी जाएगी। तो 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक है, और 1192 ईस्वी तो कौन नहीं जानता, भारतीय इतिहास में 1192 में त्राइन का क्या होता है, द्वितीय युद्ध होता है, उसी की अपन लोग बातें करने वाले हैं। तो 1177 से 1192 इनका क्या था, शासनकाल था, और वह कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनकी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमें अर्जित करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यानी हम बात करते हैं इनके जन्म की, पृथ्वीराज चौहान के जन्म की। तो इनका जो जन्म हुआ, अगर आप लोग उनके तारीख के हिसाब से याद कर लेंगे अपन सीधा, तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1166 ईस्वी, जन्म हुआ 1166 ईस्वी में। और अब एक चीज याद रख लेनी है, पिता कौन थे आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार और याद करें। यानी पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर देव चौहान, पिता कौन थे, सोमेश्वर, और माता कौन थी, कर्पूरी देवी। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है, माता कर्पूरी देवी, जो कि कलुचरी राजवंश की क्या है, राजकुमारी है। तो कर्पूरी देवी हो गया। अब देखो, मैंने आप लोगों को 2 बात बताई है, इनको याद करते जाना, लगातार याद हो जाएगी। जन्म 1166 ईस्वी, पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। इसके बाद अपन बात करेंगे तो क्या होता है कि अपन इनके सन वाइज ले लेते हैं सारी चीज। 1100 बात क्या होती है, 1177 ईस्वी की, और 1177 ईस्वी में पिता सोमेश्वर की क्या हो जाती है, मृत्यु। 1177 ईस्वी में पिता सोमेश्वर की मृत्यु। ध्यान से सुन ले इस बात को, मैंने कहा 1177 ईस्वी में पिता सोमेश्वर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये है ना बात देखो, 1166 में इनका जन्म हुआ है, और 1177 ईस्वी में ये क्या है, यानी इनके पिता की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो लगभग ये बताया जाता है कि 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे। ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये लो, अपन बात करते हैं। देखो, बड़ी महत्वपूर्ण दोनों बातें थी कि 1177 ईस्वी में पिता सोमेश्वर की मृत्यु, 11 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठे, मतलब राजा बन गए। अब अपन बात करते हैं 1177 से 78 ईस्वी तक। ये काफी छोटे होते हैं, और जब बालक छोटा होता है वो राजकारी संभाल नहीं सकता, इस वजह से क्या होता है, यहाँ 1177-78 तक इनकी संरक्षिका रहती है। और वो संरक्षिका कौन रहती है, इन्हीं की माता। संरक्षिता कौन रहती है भाई, इनकी माता। और माता कौन है, अभी हमने ऊपर बात कर रखी है, माता का नाम क्या है, कर्पूरी देवी।
दोस्तों ध्यान दें, राजस्थान की यह प्रथम महिला शासिका के नाम से भी जानी जाती हैं। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो रजिया सुल्तान हम जानते ही हैं, तो ये भी बात आप याद रख ले, राजस्थान की प्रथम महिला शासिका, प्रथम महिला शासिका, और वो कौन है? कर्पूरी देवी है, जो कि इसके पति सोमेश्वर की मृत्यु हो गई है और पुत्र क्या छोटा है, तो ये क्या करती है? शासन का जिम्मा संभालती है। तो ये जो शासन का जिम्मा संभालती है संरक्षिका कपूरी देवी और कर्पूरी देवी, इनका सहयोग कौन करता है? यानी इनके सहयोग के लिए भी धना यहाँ व्यक्ति है, तो सहयोग करने वाला व्यक्ति यह है प्रधानमंत्री। क्या नाम है? प्रधानमंत्री है, ध्यान दे लेना, प्रधानमंत्री। ये पृथ्वीराज चौहान के भी क्या थे? प्रधानमंत्री। अपन बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, पहले तो हमें इनका नाम क्या, मतलब नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनका नाम मिलता है कदमवास, कैमास या कैलाश, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री है इनका नाम है कैमास और इन्हीं का नाम मिलता है कदमवास और इन्हीं के लिए नाम मिलता है कैलाश। क्या नाम मिलता है? कैलाश, ठीक है। बात एक ही है, नाम ये एक ही है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि 1177-78 में पृथ्वीराज चौहान क्या छोटे हैं, संरक्षिका कौन है? माता कर्पूरी देवी के शासनकाल में ये मतलब इनके संरक्षण में रहते हैं और सहयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री कैमास व कदमवास। अगर बात करें सेनापति की साथियों, सेनापति की, तो सेनापति पृथ्वीराज चौहान का भी कौन था? अपन बात करेंगे, वो था भुवनमल। भुवनमल। ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये सहयोग करते हैं किसका? कर्पूरी देवी का शासन चलाने के लिए। तो ध्यान रख लेना, सेनापति भुवनमल है और सहयोग प्रधानमंत्री का नाम क्या? कैमास या कदमवास है, ठीक है। ये 1177-78 की बात है, लेकिन ज्यादा समय नहीं, एक ही वर्ष 1178 में, ध्यान से सुन ले, मैं तारीख आप लोगों को ऐसे याद करवा दूंगा जैसे आपको लगेगा ये गिनती तो हमने खुद नहीं बनाई है, ठीक है। तो 1178 ईस्वी में क्या हुआ, मैं आप लोगों को जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि 1178 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया। स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया। स्वतंत्र शासन शुरू कब? 1178 में, है ना। स्वतंत्र शासन शुरू हो गया। और ध्यान दे लेना, इसकी कुछ उपाधियां हैं, तो दो उपाधियों के बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ। उपाधियों यानी उपाधियां, और वह कौन कौन सी है? एक इनकी उपाधि है राय पिथौरा। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि राय पिथौरा किस शासक को कहा जाता है। एक बार परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। राय पिथौरा किसकी उपाधि है? ये उपाधि है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, यानी P3 की, ठीक है। तो ये उपाधि किसकी होगी? राय पिथौरा। और दिल्ली के अंदर पिथौरगढ़ का निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया जाता है। और मैं एक दूसरी उपाधि की चर्चा करूं, वो उपाधि है दल पंगुल। ध्यान देना, ये जो उपाधि है किताबों में दो तरीके से लिखी हुई मिलती है, दोनों पर आप विचार कर सकते हैं। दल पंगुल और कई जगह लिख रखा है दल पुंगल। दल पुंगल वास्तव में ये नाम क्या था? वह इस प्रकार था कि दल माने होता है समूह और ये पंगुल शब्द का अर्थ होता है पंगु कर देने वाला, यानी समूह को पंगु कर देने वाला। मतलब एक बहुत बड़े समूह को, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को पंगु कर देने का मतलब होता है शक्तिहीन कर देने वाला, मतलब ताकतवर शासक, विश्व विजेता शासक। तो इस उपाधि का नाम क्या हुआ? यानी इस उपाधि का अर्थ हो गया विश्व विजेता। विश्व विजेता शासक, विश्व विजेता शासक। बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1178 स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया। उपाधियां दो बताई, राय पिथौरा, दल पुंगुल और विश्व विजेता शासक। इसके बाद अपन पृथ्वीराज चौहान की और आगे की बात करें, महत्वपूर्ण 1178 ईस्वी की ही अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो जातियों का भी उल्लेख मिलता है, मैं दोनों का नाम देता हूँ। पहले तो इनके यानी कि घरेलू जो इनका विवाद होता है उसके बारे में बता देता हूँ। 1178 ईस्वी का ये समय होता है। इसी समय इन्हें दो व्यक्तियों को परास्त करना होता है, और एक तो इनका चाचा है, चाचा अपर गांगे। ध्यान देना, मैंने आपको पीछे भी अपर गांगे का नाम लिखाया है। कुछ लोग कहते हैं कि अपर गंगा की वहां पर मृत्यु हो गई,
और कुछ लोग ये बताते हैं किताबों में दे रखा है, तो हमें ये पढ़ना होगा। अपर गांगे के विद्रोह का दमन, ठीक है चाचा, यानी 1178 ईस्वी में चाचा अपर गांगे के विद्रोह का क्या होता है, दमन होता है। याद रखना है, एक बार परीक्षा में प्रश्न आ गया था कि पृथ्वीराज चौहान ने यानी कि विजयों का क्रम लिखो, तो सबसे पहले अपर गांगे, उसके बाद बात आ जाएगी नागार्जुन की, उसके बाद बात आएगी भंडारको की, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाएगा चंदेल यानी परमारदेव चौहान, उसके बाद अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि इसके चाचा अपर गांगे का विद्रोह का दमन, और यही इसी समय चचेरे भाई, और इस चचेरे भाई का नाम क्या है वो भी याद करना है। चचेरे भाई का नाम है नागार्जुन, चचेरे भाई का नाम है नागार्जुन का दमन। ठीक है, तो ये भी बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है। तो 1178 ईस्वी में चाचा अपर गांगे के विद्रोह का दमन, चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का भी दमन। ये जो नागार्जुन का विद्रोह होता है ये अपने है ना पीएम को भेजते हैं, और पीएम का नाम आप जानते ही होंगे, कैमास को भेज करके इसके विद्रोह का क्या करवाया जाता है, दमन करवाया जाता है। तो वो बात भी यहाँ पे याद रखना। ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रारंभिक जानकारी मैंने दी है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न हर एक शब्द से निकल रहे हैं और हर एक शब्द है वो उनका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, दोबारा मैं एक बार रिवीजन करता हूँ। देखो साथियों, इसमें कोई ज्यादा है ना कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, थोड़े से ही है ना आप लोगों के पास अगर स्किल आ गया है याद करने का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो कैसे याद करना है। सबसे पहले बात हमने की है, क्या बात की कि पृथ्वीराज चौहान है वो चौहान वंश का शासक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। शासनकाल की बात की 1100 हमने बात कर दी थी 77 से 1192 ईस्वी। उसके बाद बात की कि इसका जन्म कब हुआ, 1166 ईस्वी में। बात की इसके पिता की सोमेश्वर, माता का नाम है कर्पूरी देवी। उसके बाद हमने बात की कि 1177 ईस्वी में इसके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब ये 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं, राजा बनते हैं, और 1177 और 78 तक इनकी माता के संरक्षण में ये रहते हैं। और आपको बताया मैंने कि इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी है, और उस समय भी वहां प्रधानमंत्री कौन थे, कैमास कदमवास, इसी को कहते हैं कैलाश। और मैंने आपको बताया यहाँ पर एक सेनापति का भी उल्लेख मिलता है, उसका नाम क्या है, भुवनमल। ठीक है, उसके बाद हमने जो बात की थी 1178 में ही इनके द्वारा क्या किया जाता है ना, एक स्वतंत्र शासन शुरू कर लिया जाता है, और 2 उपाधियां धारण की जाती है साथियों। एक तो कौन सी अभी अभी हमने बात की है, वो है राय पिथौरा की, दिल्ली में पिथौरगढ़ का भी निर्माण करवाते हैं। और एक मैंने आपको बताया है दल पंगुल, और दल पंगुल मतलब समूह को पंगु बना देने वाला यानी विश्व विजेता। उसके बाद बात की 1178 और 1178 में ये क्या करते हैं, 2 व्यक्तियों के विद्रोह का दमन करते हैं। सबसे पहले अपर गांगा चाचा है, और उसके बाद हमने बात की, और वो कौन सी, वो हमने बात कर रखी है किसकी, इसके चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का क्या किया जाता है, दमन कर दिया जाता है। तो साथियों ये बात हमने अब तक पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ी है, जो कि महत्वपूर्ण है। हर एक परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न है, बार बार आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। अब देखो, अब हम इससे आगे भी निकलते हैं, यानी 1178 से भी आगे अपन सफर करते हैं। तो ये थे यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद हो गया का साथियों, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या बार बार इन्हें देखा करो। मुझे नहीं लगता इतनी बार देखने की ज्यादा कोई जरूरत भी है यहाँ। अब आपको देखो इतनी देर में अब कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत रहती है कि सर ये जो सन है हम कैसे याद करते हैं। तो मित्रों, सन से किसी भी एग्जाम में चले जाना, अधिकतर एग्जाम में 100 में से 3 या 4 प्रश्न सन से पूछे जाते हैं, लेकिन और 95-96 प्रश्न बचे होते हैं, उनको तो हल कर सकते हो। मतलब थ्योरी से भी काम चल सकता है अगर सन न याद हो। और जब आप लोगों के ये सन याद होने मतलब थ्योरी याद होगी ना, तो सन अपने आप दिमाग में आएगा और अपने आप याद हो जाएगा। तो पहले हम उस तथ्य को कहानी के टाइप पढ़ते हैं। अब यहाँ कौन सा सन था, सबसे पहले हमने बात की 1177 की, और 77 से 1192, फिर यहाँ 1166 की बात कर ली, 66 के बाद 77 की, 77 के बाद 77, 78 की, 78 के बाद हमने अभी 78 की ही कर रहे हैं।
तो कहने का तात्पर्य आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उससे याद होता जाएगा। अब देखो पृथ्वीराज चौहान की अपन बात कर रहे थे और इसी में हमने ये बात इसकी प्रारंभिक इनके परिचय की सामान्य जानकारी हमने अर्जित कर ली। अब हमें क्या करना होगा, एक महत्वपूर्ण जानकारी और अर्जित करनी होगी, वह है एक युद्ध होता है इनके द्वारा, और वो कौन सा होता है 1182 ईस्वी की। देखो 1182 ईस्वी का बात है और 1182 ईस्वी में एक युद्ध किया जाता है, वो है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी, और युद्ध का नाम क्या है, तुमुल का युद्ध। अब अपन तुमुल के युद्ध की बात करेंगे तो इसमें से मैं आपको अभी एक अच्छी बात बताने वाला हूं, वो हम कैसे याद करेंगे। तो देखो इधर तो क्या है, अजमेर है साथियों, क्या है अजमेर, और अजमेर के हमारे जो शासक है उनका नाम क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान कौन सा, तृतीय, ठीक है। और इधर एक क्षेत्र है जिसका नाम है महोबा। महोबा, और महोबा की बात करेंगे तो यहाँ एक वंश का शासन है, और ये कौन है, चंदेल है साथियों। कौन है, चंदेल है, महोबा और चंदेल। चंदेल की अपन बात करेंगे तो चंदेल का जो राजवंश है वह यहाँ का शासक है परमर्दी देव। परमर्दी देव के बारे में बात करेंगे तो इसी के जो सेनापति होते हैं अपन इनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, वो कौन से होते हैं, आला व उदल, है ना। देखो अपन बात कर रहे थे इधर पृथ्वीराज चौहान की, अजमेर के शासक है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और महोबा के चंदेल शासक है, और इनका नाम क्या है, परमर्दी देव। परमर्दी देव, ठीक है। और जब अपन परमर्दी देव की बात करेंगे मित्रों, तो ये जो परमर्दी देव है इसके दो सेनापति होते हैं, उनका भी नाम मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। एक का नाम तो है आला, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों ही, एक का नाम है आला और एक का नाम है उदल। एक का नाम है आला और एक का नाम क्या है, उदल। ये दोनों ही क्या होते हैं, सेनापति होते हैं, किसके, परमर्दी देव चंदेल के, ठीक है। अब देखो यहाँ याद आपको क्या करना है, इधर अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। महोबा चंदेल के शासक का नाम क्या है, परमर्दी देव, और ये जो परमर्दी देव होता है इसके दो सेनापति होते हैं आला और उदल। होता क्या मैं आपको बताता हूँ, ये जो परमर्दी देव है ये थोड़ा निकम्मा सा ही शासक होता है, तो ये इसके जो सेनापति है तो ये बड़े वीर बहादुर होते हैं। एक का नाम है आला और एक का नाम क्या है, उदल। होता यूं है कि जैसे ही ये जो परमर्दी देव है, इन परमर्दी देव के दो सेनापति हैं आला और उदल, इनके पास कहते हैं कि मतलब जबरदस्त तरीके से दो घोड़े थे, तो ये परमर्दी देव इन दोनों अपने सेनापतियों से घोड़े की मांग करते हैं कि आपके जो मतलब घोड़े हमें दे दो, इस प्रकार की एक मतलब प्रसंग का उल्लेख मिलता है। तो जब ये है ना अपने घोड़े देने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो इनमें आपस में क्या हो जाती है, खटपट हो जाती है। इस वजह से ये क्या करते हैं, दोनों इनसे नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। और कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि कन्नौज चले जाते हैं जयचंद गढ़वाल के पास। अब मैं आपको बात बताता हूं, मैंने आपको बताया कि परमर्दी देव के दो सेनापति हैं आला और उदल, और दोनों इसे क्या हो गए, नाराज हो गए और कहीं अन्य चले गए। लेकिन ध्यान दे ये दोनों बड़े ही शूरवीर थे और अपनी मातृभक्ति के लिए जाने जाते थे, इसलिए ये जब जा रहे थे तो जाते हुए कहा, राजा आपके साथ हमारी अनबन हो गई है, लेकिन ध्यान दे जब भी हमारी मातृभूमि पर कोई संकट आए तो हमें तुम याद कर लेना, बुला लेना। लड़ाई झगड़ा मनमुटाव आपके साथ है, लेकिन मातृभूमि के साथ हमारा कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये दोनों वीर बहादुर ये यहाँ इस प्रकार की बात कहकर चले गए। और अब यहाँ कुछ संकट आने वाला है मातृभूमि पर, और वो संकट किसके रूप में खड़ा है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के रूप में। और पृथ्वीराज चौहान द्वारा यहाँ पर किया जाता है आक्रमण। ये घटना, ये जो तुमुल का युद्ध है 1182 ईस्वी की बात है, तुमुल नामक क्षेत्र है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान ये मतलब अपनी सेना लेकर आते हैं, कहते हैं ये नारायणा नामक स्थान पर अपना डेरा भी डालते हैं, और इनकी सेना के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। हम जान गए युद्ध होता है, और ये व्यक्ति परमर्दी देव क्या करता है, अपने दोनों सेनापतियों को बुला लेता है कि तुम्हारी मातृभूमि पर क्या आ गया संकट, आइएगा। तो ये दोनों वीर योद्धा जाते हैं और यहाँ बहादुरी से युद्ध में लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते क्या हो जाते हैं,
वीर गति को प्राप्त साथियों, क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध में। यानी जीत तो किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, और हार किसकी हो जाएगी, परमर्दी देव की। तो यह था तुमुल का युद्ध। और इस युद्ध के पीछे क्या कारण है मैं आपको आगे भी बताऊंगा और अब भी बता देता हूं। यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो सेना है दिल्ली से लौट रही थी, हारे हुए थके हुए सैनिक थे। तो इस परमर्दी देव ने क्या कर दिया, उन सैनिकों पर हमला करवा दिया, उनकी हत्या करवा दी गई। तब पृथ्वीराज चौहान को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। और पृथ्वीराज चौहान भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, वो भी अपने साम्राज्य विस्तार तो उन्हें करना ही था। हर एक व्यक्ति का होता है साम्राज्य विस्तार करने की इच्छा। तो ये इसी उद्देश्य से युद्ध हुआ और मूल उद्देश्य वो लौटती हुई सेना पर हमला करना था। तो ये मैंने आप लोगों को बताया पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक युद्ध, और जिसका नाम है 1182 ईस्वी तुमुल का युद्ध। अब अधिकतर हम लोग क्या कर लेते हैं, तराइन के युद्ध पढ़ कर बावले हो गए हैं, लेकिन इससे पहले भी कई घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो यह था 1182, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो अगर लेना चाहे तो। यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी का। अब देखो, अब अपन इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु भी करने वाले हैं। वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जब हम यहां से आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक बड़ा सा खाका तैयार करके देता हूं, इसको आप लोग याद करें। यानी जब भी अपन पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे तो जैसे मान लो ये अपना क्या है, जैसे मान लो आप लोग यानी अपना राजस्थान बना देते हैं हम लोग, ये लो ये अपना बन गया राजस्थान, ठीक है। हमें एक बार कल्पना मतलब क्या सोचना है कि ये राजस्थान है। अब देखो बात क्या होती है, यहाँ पर क्या है, अजमेर है, और अजमेर का जो चौहान शासक है वो अपना कौन है, पृथ्वीराज कौन है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बात जो बताना चाहता हूँ बड़ी महत्वपूर्ण है, 2-3 बातें यहाँ एक साथ बता दूंगा आपको। पृथ्वीराज चौहान अपने अजमेर के शासक है साथियों। यहाँ एक क्षेत्र है ना, जब अपन बात करेंगे सतलज नदी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक जाति का उल्लेख मिलता है, भंडानकों, ठीक है। भंडानक जो जाति है तो यहाँ बहुवचन हो गया भंडानकों, ठीक है। भंडानकों ये जो जाति है सतलज के आसपास में रहने वाली है, सतलज, और ये क्या करती है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और इस वजह से पृथ्वीराज चौहान इधर आप साम्राज्यवादी शासक है तो इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इनका क्या कर दिया जाता है, 1182 ईस्वी में इनका क्या कर दिया जाता है, दमन। तो देख लो यह प्रश्न आया हुआ है परीक्षाओं में कि 1182 मतलब पृथ्वीराज ने भंडानकों का दमन कब किया, तो ये कब किया, 1182 ईस्वी में। और ये दमन करने का कारण स्पष्ट था कि इन्होंने क्या किया कि ये आगे बढ़ रहे थे, यानी वहां से ये साम्राज्य विस्तार की नीति करते, सतलज प्रांत से मतलब हरियाणा से और आगे बढ़ते बढ़ते अलवर, भरतपुर, मथुरा क्षेत्र में आ गए थे। इस वजह से इनको रोकना यहाँ जरूरी था। ये तो भंडानक की थी। अब अपन बात करें अगर किसकी, एक तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं नागार्जुन की, और अब अपन बात करते हैं यहाँ किसकी, मतलब एक और शासक है जिसका नाम हम पहले से भी चर्चा कर चुके हैं और जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, और वह कौन सा है, मोहब्बा। ये कौन सी की बात हो गई, मोहब्बा की, और मोहब्बा की सारी बातें हमने कर ली है। यहाँ कौन था, परमर्दी देव था। देखो मैं आपको इस पूरा खाका तैयार कर रहा हूँ, परमर्दी देव, ठीक है। ये लो परमर्दी देव, ठीक है। और इसके दो सेनापति के बारे में भी हम अभी चर्चा करके आ चुके हैं। और इधर जब अपन बात करेंगे, ये कन्नौज का क्षेत्र है, यानी कन्नौज का, और कन्नौज में इस समय यहाँ जो शासक है पृथ्वीराज चौहान के समकालीन, कन्नौज के शासक पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कन्नौज के शासक की बात करेंगे तो वो होगा जयचंद गढ़वाल, ठीक है। तो ये कन्नौज का जो इलाका है यहाँ पर राजा कौन है, जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल कह सकते हैं अपन, गढ़वाल, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं इनके बारे में, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और एक और बता देता हूं, इसके समय ये जो नीचे वाला क्षेत्र है हमें पता है गुजरात का है, तो गुजरात के अंदर यहाँ पर एक शासक है गुजरात के अंदर, और वह किस वंश का है, चालुक्य वंश का है। और ये उस व्यक्ति का नाम क्या है, भीम सेकिंड,
नाम क्या है? भीम सेकंड। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जो क्षेत्र है आबू का है, ये क्षेत्र किसका है? आबू का है। और आबू का ये क्षेत्र है, यहाँ का शासक है सलख खां पंवार। सलख पंवार यहाँ का क्या है? शासक है। ठीक है, अब आप लोगों को याद करना है, यानी आबू का शासक कौन है? सलख पंवार। इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है इंचिनी। क्या नाम है भाई? इंचिनी। ठीक है, और इधर ये जो कन्नौज का जयचंद गढ़वाल है, इसके पुत्री है जिसका नाम है संयोगिता। क्या नाम है? संयोगिता। अब मैं आप लोगों को पूरी कहानी बता रहा हूँ सारी की सारी, कि पृथ्वीराज चौहान कितना एक महत्वपूर्ण मतलब शासक था, शक्तिशाली शासक था, लेकिन वो आखिरकार यानी विदेशी सत्ता से कैसे हार गया, ऐसा क्या कारण रहा होगा, और मतलब इनके जो सहयोगी थे, आसपास के पड़ोसी थे, उन्होंने क्या मतलब इनका सहयोग क्यों नहीं किया, क्या कारण था, उनके साथ इनकी नाराजगी कैसे थी, वो सारी बात मैं अब यहाँ करने वाला हूँ। अब दोबारा सुन लो। यानी यहाँ 1185 ईस्वी में भंडारकों का इसने क्या कर दिया? दमन कर दिया। और यही मैंने आप लोगों को बताया, यह घटना भी 1100 कब की है? 82 की है। महोबा के शासक परमर्दिदेव को हरा दिया। यह कारण भी मैंने बताया कि दिल्ली से लौटती पृथ्वीराज चौहान की क्या थी? सेना, और इस सेना को इसने क्या कर दिया? थके हुए हारे सैनिकों को मरवा दिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने इनको भी क्या कर दिया? इनके साथ भी युद्ध किया। और इनके दो सेनापति, अभी हमने बात की आला उदल, बड़े महान योद्धा थे मित्रों, है ना। एक जगनिक नामक विद्वान होता है, वो ये बात कहता भी है और कहते हैं कि ये बड़े ही क्या थे? योद्धा थे ना। 8 वर्ष क्षत्रिय जिए बाकी, है ना, मतलब 16 वर्ष क्षत्रिय जिए, 8 वर्ष सियार और बाकी जीना बेकार, इस प्रकार की बातें हैं वो मिलती है। 16 वर्ष जीने का मतलब ये होता है कि 16 वर्ष का जो एक युवा होता है, मतलब सॉरी बालक होता है, वो अज्ञानता के कारण वो अपने मदहोश में व्यस्त होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार पूरे जुनून से क्या करना? युद्ध करना ही क्षत्रिय क्या है? धर्म है। तो ऐसा इन दो युद्धों के बारे में जगनिक ने कहा था मित्रों। अब मैं आप लोगों को इससे आगे ले जाना चाहता हूँ। यह बात तो हुई किसकी? इस महोबा की। और अगर बात करें अपन कि इनकी जो नाराजगी थी गुजरात के साथ कैसे थी, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो नाराजगी थी, यहाँ पर नाराजगी का कारण स्पष्ट था। वो क्या था कि आबू जो नरेश है, ये इसका नाम क्या है? सलख पंवार। और इनकी पुत्री का नाम क्या है? इंचिनी। अब जो ये इंचिनी थी ना, और इधर ये गुजरात का भीम सेकंड है, इसकी इच्छा थी कि मैं इंचिनी के साथ क्या करूं? ब्याह करूं। ठीक है, लेकिन क्या इंचिनी की इच्छा को नहीं, किंग सागे ब्याह करने की। तो इंचिनी की इच्छा ही किंग सागे ब्याह करने की, पृथ्वीराज चौहान सागे है ब्याह करने की। ठीक है, तो आप बात है समझ गया होगा। मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों कि आबू के शासक सलख पंवार की पुत्री है जिसका नाम है इंचिनी, और इंचिनी से विवाह कौन करना चाहता था? चालुक्य, जो गुजरात का चालुक्य भीम सेकंड, वो विवाह करना चाहता था। लेकिन ये इंचिनी है, ये खुद विवाह करना चाहती थी किसके साथ? ये विवाह करना चाहती थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। ठीक है, तो अब मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि मैंने आप लोगों को एक संघर्ष के बारे में बताया है कि ये जो आबू है, आबू के शासक का नाम क्या है? सलख पंवार है। और ये जो सलख पंवार है, इसकी पुत्री का नाम है इंचिनी। और इंचिनी ही क्या करती है? मतलब इंचिनी प्यार करती है किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ है। और ये गुजरात का भीम सेकंड है, ये विवाह करना चाहता है किसके साथ? इंचिनी के साथ। तो अपन है जगह की इच्छा है वो बटे ही जावे। ठीक है, तो अब क्या करना है? हुआ वही कि अंत में इस इंचिनी ने विवाह कर लिया किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। मैं मतलब यह कहूं कि पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया किसके साथ? इंचिनी के साथ। तो अब बताओ नाराज कौन होगा? ये कौन होगा नाराज? भीम सेकंड। और ये भीम सेकंड नाराज होगा तो बताओ ये आक्रमण किस पर करेगा? तो साथियों ये आक्रमण करता है किसके ऊपर? आबू पर। किसके ऊपर करेगा? आबू पर, क्योंकि वो आबू की राजकुमारी थी। और ये कहता है कि थे ठारली छोरी को ब्याह बांग सागर करियो तो करियो ही किया। ठीक है, ब्याह तो मैं करा। ठीक है, तो आ बात हुई। तो भीम सेकंड आक्रमण किंग ऊपर कराए? आबू के शासक जी नाम की है सलख पंवार। ठीक है, तो अब सलख पंवार ने ठाए ओ खटे बाजे को, और इन्हें कोई इलाज को नहीं,
यानी आप ज्वाइन नहीं भाजनो पड़सी भठी बेचारो है। तो कहते हैं कि ये मतलब सहायता मांगता है किसे, पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान तो बहुत छोटा होता है लेकिन अपने पिता को भेजता है और पिता का नाम है सोमेश्वर चौहान। पिता का नाम क्या है, सोमेश्वर चौहान। साथियों कहा जाता है कि यही बताया जाता है, अलग अलग तथ्य मिलते हैं किताबों में। 1177 ईस्वी की ये घटना होती है। 1177 ईस्वी में गुजरात का चालुक्य शासक है भीम सेकंड के द्वारा सोमेश्वर यानी पृथ्वीराज चौहान के पिता की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर भी इधर भी झगड़ा पहले से चल रहा है। और ये है ना, मैंने इंचीनी वाली कहानी बताई और उसके बाद भी आगे और प्रसंग चलने वाला है। साथियों आज यानी अपनी इस कक्षा में मैंने आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। एक बार मैं ये रिकवर करवाता हूँ, फिर हमने दोबारा अगली जब अपनी कक्षा में आने वाले हैं उस समय भी हमें इस प्रकार की बातों पर और चर्चा करनी पड़ेगी। एक बार हम मैप बना करके ये जो स्वयंवर की सारी कहानी पढ़ने वाले हैं, बड़ी रोचक होगी, इंटरेस्टदार होगी, आनंददायक होगी। एक एक चीज मैंने ये शपथ है ना ले ली है कि मैं आप लोगों को याद करवा कर ही छोड़ूंगा। उंगलियों के ऊपर किताबों की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार आप पढ़ लोगे तो। यानी हमने आज महत्वपूर्ण बातें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में किया है। अभी तो इससे संबंधित और बहुत कुछ पढ़ा है, तो हम अगले दिन में पढ़ेंगे और बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ मैंने आपको एक संघर्ष के बारे में उल्लेख यहाँ पर किया है और ये हमने परमर्दी वाला कर ही लिया है। तो बची हुई बातें अपन अगली कक्षा में करने वाले हैं साथियों। और आज की कक्षा में यही संपन्न करूंगा। और संपन्न करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात यही कहूंगा कि आप लोग लगातार निरंतर हंस वाहिनी से जुड़े रहिए और एक दिन माँ हंस वाहिनी आप सभी लोगों का भला करेगी और कर ही रहेगी। साथियों इसी के साथ आज की मेरी कक्षा को मैं ये संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।